नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज उदय में। सबसे पहले बात हम करेंगे महाराष्ट्र की खबर की। वर्धा से अस्पताल है जिसका नाम कदम बताया जा रहा है। वर्धा का कदम अस्पताल, जहां से कंकाल मिलने की जानकारी मिल रही है। मानव अंग मिले हैं, कई खोपड़ियां मिली हैं। उसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। 11 खोपड़ियां और 56 मानव अंग मिले हैं। अस्पताल के गोबर गैस टैंक में ये रखे हुए थे। सभी खोपड़ियां और अंगों को जब्त पुलिस ने कर लिया है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। देखिए, वर्धा का कदम अस्पताल, जहां से मानव अंग और खोपड़ियों के मिलने की जानकारी, 11 खोपड़ियां मिली हैं और 56 मानव अंग मिले हैं। इस बाबत जानकारी किसी को भी नहीं थी। अस्पताल प्रशासन का अभी इस पर साफ अस्पताल प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है। पुलिस क्या कहती है ये भी देखने वाली बात होगी। गोबर गैस प्लांट से ये कंकाल मिले हैं और अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। वर्धा का कदम अस्पताल बताया जा रहा है, जहां से मानव अंग और खोपड़ी मिले हैं। 11 खोपड़ी बताई जा रही हैं, 56 मानव अंग मिले हैं। अस्पताल के गोबर गैस टैंक से ये अंग मिले हैं। सभी खोपड़ियां, अंगों को जब्त कर लिया गया है। दरअसल एक अवैध गर्भपात के मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए अस्पताल में पुलिस पहुंची थी। उस दरमियान पुलिस को इस बाबत जानकारी हाथ लगी और अब इस मामले में भी जांच आगे बढ़ेगी। तो वर्धा का अस्पताल, जहां से मानव अंग मिलने की जानकारी, अरवी के कदम अस्पताल में ये कंकाल मिले हैं। गोबर गैस टैंक से मिले हैं। सभी खोपड़ियां और अंगों को जब्त कर लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 11 खोपड़ियां किसकी हैं, बड़ा सवाल है। किसने रखे यहाँ पर गोबर गैस टैंक में कंकाल? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाएंगे। अस्पताल प्रशासन और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एक रिपोर्ट इस पर आप देखिए। आपको हम रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन आपको हम बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है, देखिए, अस्पताल में नरकंकाल के मिलने का। वर्धा का अस्पताल है जहां से मानव अंग मिले हैं। अरवी के कदम अस्पताल से बताया जा रहा है इन कंकालों को जब्त कर लिया गया है। 11 खोपड़ियां हैं, 56 मानव अंग हैं। अस्पताल के गोबर गैस टैंक में इन कंकालों को रखा गया था। 11 खोपड़ी और 56 मानव अंग। कैसे खुलासा हुआ ये भी हम आपको बता दें। अस्पताल में एक अवैध गर्भपात कराने की सूचना मिली। पुलिस गर्भपात की जांच करने पहुंची थी। पुलिस ने अस्पताल के गोबर गैस प्लांट को खंगाला। प्लांट के अंदर से खोपड़ियां और मानव अंग मिले हैं। अस्पताल से सोनोग्राफी मशीन और साथ ही कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं। अब इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। जो बड़े सवाल हैं टाइम्स नाउ नवभारत के, प्राइवेट कदम अस्पताल में आखिर ये कंकाल किसने रखे? अस्पताल के गोबर गैस प्लांट में ये कैसे पहुंचे? क्या प्रशासन को, प्रबंधन को अस्पताल परिसर में कंकाल की खबर नहीं थी? क्या अस्पताल में गर्भपात कराए जाते हैं? अवैध गर्भपात, देखिए, क्योंकि अवैध गर्भपात का ये एक मामला पुलिस के सामने आया था। पुलिस उस मामले में जांच करने गई तो गोबर गैस टैंक को जब खंगाला गया तो वहां से कंकाल मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। गैस प्लांट में मिले कंकाल किसके हैं? 11 खोपड़ियां, 56 अलग अलग शरीर के अंग मिलने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गोबर गैस प्लांट से ये कंकाल मिले हैं जिसे जब्त कर लिया गया है। एक बड़ा खुलासा है टाइम्स नाउ नवभारत का। देखिए, महाराष्ट्र का अस्पताल है ये, वर्धा का कदम अस्पताल। मानव अंग के मिलने से, कंकालों के मिलने से हड़कंप है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के अस्पताल में मानव अंग मिलने से हड़कंप। अस्पताल के गोबर गैस टैंक में मानव अंग। अस्पताल में कहां से आए खोपड़ी और अंग? क्या है अस्पताल में मानव अंगों की सच्चाई? क्या है अस्पताल में कंकालों का रहस्य? टाइम्स नाउ नवभारत का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की तहसील आरवी के कदम अस्पताल कंकाल उगल रही है। हॉस्पिटल के गोबर गैस के टैंक में 11 खोपड़ी और 56 मानव अंग मिलने से हड़कंप मचा है। हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, शरीर के अंगों के अवशेष दिख रहे हैं, तो कहीं बाकी बची कुछ निशानियां हैं। आखिर क्या है इन नरकंकालों का रहस्य? महाराष्ट्र के वर्धा जिले की तहसील आरवी के कदम अस्पताल के साथ क्या है इन नरकंकालों का रिश्ता?
अस्पताल के गोबर गैस प्लांट में कहां से आए नरकंकाल? किसने लगाए इसे ठिकाने? किसने यहां फेंके नरकंकाल? इन कंकालों को देखने के बाद सबके जहन में यही सवाल उठ रहे हैं और कंकालों के इस रहस्य ने पूरे महाराष्ट्र में लोगों को हैरान कर दिया है। अस्पताल में मिले कंकालों का रहस्य सभी के लिए सरदर्द बना हुआ है। सबके जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर कौन है महाराष्ट्र के अस्पताल में मिले इन कंकालों का मुजरिम? अस्पताल से मिले इन कंकालों ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कंकालों के बारे में सबसे पहले उस वक्त पता चला जब हॉस्पिटल में एक 13 वर्षीय लड़की के अवैध गर्भपात की जांच करने पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी को हॉस्पिटल में 5 महीने की गर्भवती लड़की का गर्भपात किया गया। नियमों के अनुसार इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। 13 वर्षीय लड़की के अवैध गर्भपात की जानकारी पर आरवी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 10 जनवरी को अवैध गर्भपात के सबूत मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने अस्पताल की एक महिला डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को मामला काफी बड़ा होने के संकेत मिले। अस्पताल में जांच शुरू हुई। पुलिस ने अवैध गर्भपात से जुड़े सबूत की खोज शुरू की। तो अस्पताल के पिछले हिस्से में गोबर गैस प्लांट तक जब पुलिस पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर पुलिस भी दहल गई। गोबर गैस प्लांट से एक के बाद एक हड्डियां और मानव खोपड़ियां मिलते चले गए। मध्ये 13 वर्षाची पीडित मुलगी ही विधी संघर्षित बालकाकडून गर्भवती झाली। गर्भवती झाल्यानंतर पीडित मुलीची आई फिर्यादी तिने पोलीस स्टेशनला येण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अस्पताल से मिले नरकंकालों की खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है। नरकंकालों से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर सवालों के घेरे में हैं। सवाल कई उठ रहे हैं। ये कंकाल किसके हैं? गोबर गैस प्लांट में किसने मानव अंगों को रखा? क्या इस अस्पताल में अवैध गर्भपात कराया जाता है? इतनी सारी खोपड़ियां और हड्डियां कहां से आए? कितने दिनों से अस्पताल में ये सारा खेल हो रहा है? मामला पुलिस की नजर में है। अस्पताल से जुड़े कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच जारी है। लेकिन अस्पताल में कंकाल मिलने से खलबली मची है। हर कोई अस्पताल में मिले कंकालों के रहस्य की सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन से लेकर आला अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग इन कंकालों पर अभी तक खामोश है। किसी के पास अब तक अस्पताल में मिले इन कंकालों को लेकर कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, सवाल कई बड़े हैं, मामला गंभीर है। अस्पताल प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर ये कंकाल कहां से आए, इन्हें गोबर गैस टैंक में किसने रखा। पुलिस दरअसल एक अवैध गर्भपात के मामले की जांच के लिए आगे बढ़ी थी। पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे थे उस मामले में, लेकिन जब गोबर गैस टैंक में जब पुलिस जाती है, देखती है, तो फिर कुछ कंकाल मिलते हैं जिसमें 56 मानव अंग अलग अलग बताए जा रहे हैं, 11 खोपड़ियां बताई जा रही हैं। अब इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सभी अंगों को, खोपड़ियों को सील करके रख लिया है। पुलिस ये बता रही है अब धीरे धीरे एक बार अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। ये पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। वर्धा का ये अस्पताल है जहाँ पर मानव अंग मिले हैं। के कदम अस्पताल से कंकालों को जब्त किया गया है। 11 खोपड़ियाँ हैं, 56 मानव अंग हैं। सवाल बड़े हैं कि आखिर इस प्राइवेट कदम अस्पताल में किसने रखे कंकाल, किसके ये कंकाल हैं। अस्पताल के गोबर गैस टैंक से इन्हें जब्त किया गया है, वहाँ ये कैसे पहुँचे। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस की तफ्तीश इस मामले में आगे बढ़ रही है। बड़ा खुलासा है आपके अपने चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का, और ये रहस्य जल्द से जल्द सुलझे, इस बाबत पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दरअसल पुलिस एक अस्पताल में पहुंची थी। अवैध गर्भपात कराने की जब पुलिस को सूचना मिली तो उस मामले के बारे में और इनपुट लेने के लिए पुलिस अवैध गर्भपात की जांच करने के लिए जब अस्पताल पहुंचती है तो अस्पताल के गोबर गैस प्लांट को खंगाला जाता है पुलिस द्वारा। प्लांट के अंदर खोपड़ियां मिलती हैं, मानव अंग मिलते हैं। अस्पताल से सोनोग्राफी मशीन और कागजात भी कुछ जब्त किए गए हैं। तो क्या है अस्पताल में रखे कंकालों का रहस्य, क्योंकि महाराष्ट्र में मानव अंग मिलने से, इन कंकालों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, कोई सामने आकर कोई ऑफिशियल बयान देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में 56 मानव अंग आखिर ये किसके हैं, और क्या महाराष्ट्र में निठारी जैसा
कांड इसे हम मानकर चलें। गोबर गैस टैंक से इन कंकालों की बरामदगी हुई है। पुलिस एक मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए कदम अस्पताल पहुंची थी। अवैध गर्भपात की सूचना थी पुलिस के पास। पुलिस जब जाती है तो गोबर गैस टैंक को खंगालती है। वहां से 56 मानव अंग मिलते हैं और 11 खोपड़ियों को बरामद किया जाता है। इन्हें सील करके पुलिस अब कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अस्पताल से आपको बता दें कुछ सोनोग्राफी मशीन और कागजात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हो सकता है अब उससे निकलकर काफ़ी चीज़ें साफ हो पाएँ। तो क्या अस्पताल में अवैध गर्भपात कराए जाते हैं? सवाल यहाँ पर तो ये भी बड़ा है, क्योंकि बार बार मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि अस्पताल में पुलिस जो है वो एक अवैध गर्भपात के मामले की तफ्तीश के लिए पहुंची थी। पुलिस के पास कुछ इनपुट थे कि यहाँ पर इलीगली अबॉर्शंस होते हैं अस्पताल में। एक 13 साल की लड़की का इलीगल अबॉर्शन का मामला पुलिस के हाथ लगा था, जिस मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंचती है और गोबर गैस टैंक को जब वो खंगालती है तो फिर अंदर से खोपड़ियाँ और साथ ही मानव अंग की बरामदगी होती है। और साथ ही आपको बताएं अस्पताल से कुछ सोनोग्राफी मशीन्स और कागजात भी, डॉक्यूमेंट्स भी जब्त पुलिस ने किए हैं। तो बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ था। इस रेल हादसे में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। 50 से ज्यादा लोग हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार इस समय चल रहा है। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। गंभीर रूप से जख्मियों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मामूली रूप से जो जख्मी हैं उनको 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आज घटना स्थल का दौरा करेंगे रेल, इस बाबत ये भी जानकारी मिल रही है। तो इस रेल हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। एक के ऊपर एक गाड़ी के डिब्बे आपने तस्वीरों में देखे होंगे। भयावह तस्वीरें थी, दिल दहला देने वाली तस्वीरें कल सामने आई थी। एक बार और रेल हादसा, 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है। मामूली रूप से जो जख्मी हैं उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे और जो मृतक है उनके परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास यह हादसा हुआ था। बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। कई बोगियां पटरी से उतर गई थी, एक के ऊपर एक भी चढ़ी बोगी हमने देखी किस तरह पलटी हुई है। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे। भयावह तस्वीरें कल देखने को मिली थी। दिल दहल उठा था। कल लोहड़ी का त्यौहार भी था और ऐसे में इस तरह की दुखद खबर भी सामने आई। जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी के बीच पटरी से ये गाड़ी उतर गई थी। एक और रेल हादसा, काफी लंबा रूट इस रेल ने तय किया था। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। मुआवजे का ऐलान हो गया है। वहीं आपको हम ये भी बता दें, जो NWR PRO शशिकरण है उन्होंने बताया कि 308 यात्री बीकानेर से और 564 जयपुर से इस गाड़ी में चढ़े थे। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगर हम उन्हें सवारी कहें, खैर वो जो सवारी थी गाड़ी के अंदर जो सफ़र कर रही थी, उन्होंने ये बताया कि ट्रेन चल रही थी। इसी दौरान अचानक से तेज़ धक्का लगा, चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो पीछे की बोगी में थे इसलिए बच गए। जो बच गए वो पीछे की बोगी में थी, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है। ये हमने देखा। राहत बचाव कार्य भी कई घंटे लंबा चला था और आज रेल मंत्री भी घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। जायज़ा लेंगे घटनास्थल का और मुआवजे का ऐलान कर ही दिया गया है। देश में एक और रेल हादसा, हालांकि लगाम ज़रूर लगी है इस तरह के हादसों में, ये एक अच्छी बात है, सुखद बात है। लेकिन कल एक बार जो कल हमने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों ने ज़रूर, इन तस्वीरों को देखने के बाद ज़रूर दिल दहल उठा था। और आप देख सकते हैं किस तरह पलटी है ये रेलगाड़ी। कुछ बोगियां किस तरह से प्रभावित हुई हैं। आसपास खड़े लोगों की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता यही थी राहत बचाव कर्मियों की कि जो सवारियां अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। उन्हें खिड़की के माध्यम से एक एक करके बाहर निकाला गया और जो लोग अंदर सवार थे वो फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रहे थे, राहत बचाव कर्मियों की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जवान लगातार मुस्तैदी के साथ जुटे हुए थे। लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास ये हादसा हुआ। बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। एक खास रिपोर्ट इस पर आप देखिए।
भयावह हादसा और हाहाकार मच गया। एक जोरदार झटका लगा और मंजर बदल गया। दिल दहशत से भर गया, चीख पुकार मच गई, बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है, जहां बीकानेर से गुवाहाटी के लिए चली 15633 बीकानेर एक्सप्रेस मैनगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी कैजुअलिटी 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। ये हादसा शाम 5 बजे के आसपास हुआ। एक्सीडेंट कितना भयानक था, उन्हें मौके से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए, डिब्बे के ऊपर डिब्बे चढ़ गए हैं। जिनकी जान बच गई वो नीचे खड़े हुए हैं। जो बुरी तरह जख्मी हो गए वो ट्रैक पर पड़े नजर आए। इतना ही नहीं, खिड़कियों से देखा जा सकता है कि कुछ लोग डिब्बों में फंसे हुए हैं। बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की कुल 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। जहां हादसा हुआ वहां आसपास किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल आने में समय लगा। लेकिन तब तक ट्रेन के दूसरे मुसाफिर साथियों को बचाने के काम में जुटे रहे। हालांकि वहां कुछ देर में एम्बुलेंस के साथ राहत और बचाव की टीमें पहुंच गई और फिर शुरू हुआ जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम। 50 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे, साथ ही घायलों को 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, रेल मंत्री आज हादसे की जगह का दौरा भी करेंगे। अराउंड 10 कोच अफेक्टेड हैं। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंगली 3 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड हैं अनफॉर्चुनेटली, और 20 पैसेंजर इंजर्ड बताया जा रहा है। रेलवे ने 5 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया है फॉर दी फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, और सिवियर इंजरीज़ के केस में 1 लाख का अमाउंट एक्स ग्रेशिया डिक्लेयर किया गया है, और 25,000 इन केस ऑफ माइनर। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोविड-19 से उपजे हालातों पर चल रही एक मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें ममता ने मोदी को हादसे की पूरी जानकारी दी। बाद में पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक ट्वीट भी किया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया। खबरों के मुताबिक बीकानेर एक्सप्रेस की S3 से लेकर S13 और D2 कोच पटरी से उतरे। इन बोगियों में करीब 1050 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 177 मुसाफिर बीकानेर से ही चढ़े थे। पूरी ट्रेन में 1200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अब सवाल ये है, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? कैसे पटरी पर दौड़ती एक ट्रेन मुसाफिरों की मौत का सबब बन गई? हालांकि इसके पीछे कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मुसाफिरों ने बताया है कि एक झटका लगा और ट्रेन डिरेल हो गई। बहरहाल रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेल हादसे में 5 लोगों की मौत, 50 जख्मी। और ये रिपोर्ट भी आपने देखी, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस किस तरह पटरी से उतर गई थी। 50 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और एकदम से वहाँ पर हड़कंप मच गया था जब ये हादसा होता है। और जो इस गाड़ी में सवार लोग थे, जो सवारियां थे, वो बता रहे थे कि ट्रेन आराम से चल रही थी, एकाएक तेज धक्का लगता है, अचानक से चीख पुकार मच जाती है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। और जो लोग बच गए, सही सलामत हैं, वो लोग दरअसल पीछे की बोगी में थे और जिन
जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, मुआवजे के ऐलान तो कर दिया गया है। उससे पहले अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनका उपचार अभी भी चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए थे सो दैट अगर उनके जो घर वाले लोग हैं वो आसानी से अपने घर वालों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अगर वो इस रूट से इस रेल में सवार थे तो 5 लाख का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। गंभीर रूप से जख्मियों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान। मामूली रूप से जो जख्मी हुए उन्हें 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। आज घटनास्थल का दौरा रेल मंत्री भी करने वाले हैं। तो जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी के बीच ये ट्रेन पटरी से उतर गई थी। बीकानेर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए थे। और उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार मंथन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं। पहली लिस्ट पर मुहर लग गई है। ये भी जानकारी मिली कि पहली लिस्ट तैयार हो गई है। नाम तय हो चुके हैं कि किन्हें किस जगह से उतारा जाएगा, किस चुनाव चिन्ह पर किस पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि गठबंधन के साथ ये पार्टियां चुनावी मैदान में जा रही हैं। जो नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बता दूं। पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर टिकट फाइनल किए गए हैं। सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कि नोएडा से पंकज सिंह है, कैराना से मृगांका सिंह है, किठौर से सत्यवीर त्यागी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, सुरेश राणा को थाना भवन, फतेहपुर सिकरी से चौधरी बाबूलाल और मथुरा से श्रीकांत शर्मा का टिकट पक्का हुआ है। वहीं संगीता चौहान का टिकट भारतीय जनता पार्टी से कट सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। जबकि सिकंदराबाद से उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है। सिकंदराबाद से अभी उम्मीदवार तय होना बाकी है। जो नाम मैं आपको बता रही हूँ ये वेस्ट उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिमी यूपी के नाम जो तय हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे। ये नाम तय हैं, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। लौट रहे हैं जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार हलचल बनी है। आज समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज एसपी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 2017 से पहले की तरह 45 सीटों पर सिकोड़ कर रख देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी कैबिनेट के मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और सभी का एक ही तर्क है कि गरीबों, वंचितों, शोषितों को सरकार नहीं सुन रही, पार्टी में इन लोगों के लिए काम नहीं किया जाता। बार बार आश्वस्त जरूर किया जाता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इनके लिए काम करेंगे, कोई बात नहीं। आप बार बार ये कहा जाता है लेकिन इनके लिए कदम नहीं उठाया जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो, सबके एक ही तर्क हैं और दावा स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि 2017 से पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटों पर सिकोड़ देंगे। तो आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह की मजबूती से आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में सरकार बनाई 2017 में, वो तस्वीर अब बीजेपी की नज़र नहीं आने वाली है। जो उनकी ऑफिशियल चिट्ठी है, इस्तीफा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। तो लगातार नेताओं का दल बदल खेल जारी है। आपको हम बता दें कि पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो एक दिन में ही यूपी में अलग अलग पार्टी के 11 नेताओं ने दल बदल लिया है। उन नेताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं जो दल बदल के खेला में शामिल हैं। मंत्री धर्म सिंह सैनी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और मंत्री धर्म सिंह सैनी के अलावा दारा सिंह चौहान भी हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होता है, उसके बाद इन तमाम नेताओं की भी इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। समाजवादी पार्टी में सिंह जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। एमएलए मुकेश वर्मा बीजेपी में पहले थे, अब कमल का साथ उन्होंने छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। साइकिल पर अखिलेश यादव के साथ सवार हो सकते हैं। एमएलए विनय शाक्या बीजेपी में थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो यूपी में दल बदल का खेल लगातार जारी है, चुनाव बहुत नज़दीक हैं। एमएलए बाला प्रसाद अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अब उन्होंने कमल का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की जो अटकलें हैं ये जोरों पर हैं। मंत्री दारा सिंह चौहान जो बीजेपी में थे और अब समाजवादी पार्टी में
जाएंगे, साइकिल पर सवार होंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल है, दल बदलने का खेल जारी है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा है वो सब या तो ओबीसी के हैं, पिछड़ी जातियों के वोट को लेकर अपनी राजनीति साथ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूपी के रिवर्स स्विंग देख पूरा हिंदुस्तान कंफ्यूज है और यूपी के 15 करोड़ वोटर नर्वस। कल तक जो वाह योगी गजब मोदी कर रहे थे, अब जय अखिलेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी यही हाल है। कल तक जो अखिलेश यादव के जयकारे लगा रहे थे वो अचानक जय श्री राम करने लगे। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में ऐसी भागम भाग लगी है कि पूछिए मत। लेकिन घबराएं नहीं, अंदर की कहानी जानेंगे तो लग जाएगा कि हुआ क्या। दरअसल ये जातियों का ऐसा जोड़ शुरू हुआ है जिसमें सब शतरंज लेकर बैठ गए हैं। वैसे अभी तक जो लोग गए हैं वो गैर यादव ओबीसी वोट की राजनीति करते हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार गैर यादव ओबीसी और अति पिछड़ों का वोट बीजेपी के पाले से आसानी से खींच लेंगे। लेकिन बीजेपी को अपनी योजनाओं पर भरोसा है और वो भी उन योजनाओं पर जिसका असर जमीन पर भी दिखा। ऐसे में यूपी की सियासी लड़ाई रोचक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष इसी तबके से आते हैं। यह अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि यूपी में ओबीसी वोट के लिए राजनीतिक दल क्यों जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। यूपी में ओबीसी का वोट 42% है। यूपी विधानसभा में अभी 102 ओबीसी विधायक हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर उनके बाकी साथी विधायक जब बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के मूड में हैं, ऐसे में इस बार यूपी में सियासी खेल किस तरह से बदलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है केंद्र सरकार की वो योजना जिसका फायदा सबसे ज्यादा इसी तबके को मिला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उज्ज्वला योजना का काफी फायदा हुआ। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ओबीसी वर्ग को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन हो या 17 लाख से ज्यादा पक्का मकान। इतना ही नहीं, सरकार के किसी भी योजना का बड़ा हिस्सा ओबीसी और खासकर गैर यादव ओबीसी को मिला है। यूपी में करीब 2 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 80 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाई गई। इन सभी योजनाओं का बड़ा हिस्सा गैर यादव ओबीसी को मिला। इससे इतर बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों की शुरुआत करके अपनी पुरानी बढ़त को इस बार भी बरकरार रखने की कोशिश जरूर की है। किसानों को भी मनाने की कोशिश है। नवंबर 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कुल लाभार्थियों में 42% ओबीसी समाज से आते हैं। यूपी में ओबीसी वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार को फायदा हुआ। बीजेपी को उम्मीद है कि इन योजनाओं के सहारे उसे फिर से यूपी में वो समर्थन मिलेगा जो 2017 में मिला था। यह सच है कि 2017 से लेकर 2022 तक यूपी में बहुत कुछ बदल चुका है। अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी वोट को किसी कीमत पर छिटकने नहीं देना चाहते, जबकि बीजेपी ओबीसी वोट के साथ ही महिलाओं के वोट पर भी नजरें जमाए हुए हैं। इन सारी बातों के बीच बीजेपी को डर इस बात का भी है कि अगर मायावती के हिस्से का दलित वोट समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया तो पूरा चुनावी गुणागणित बदल जाएगा। यूपी में ओबीसी वोटरों की लड़ाई अभी शुरू हुई है। अखिलेश यादव के सहयोगी दल के नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी नेता बीजेपी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार होंगे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के और भी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, और अगर होंगे तो क्या वो कोई ओबीसी चेहरा होगा। सवाल इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। बीजेपी से जितने विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनकी जब आप चिट्ठी देखेंगे तो मजमून आपको एक सा ही नजर आएगा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो वाक्य हैं, जो भावनाएं हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बेशक वो चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य की हो, धर्म सिंह की हो या फिर सिंह चौहान की क्यों ना हो, सबकी बातें एक सी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दलित, वंचित, किसान, बेरोजगार और नौजवान, ये वो शब्द हैं
जो पिछले 48 घंटे में यूपी बीजेपी के छोड़ने वाले सभी विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे में लिखा हुआ है। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी हो, या फिर दारा सिंह चौहान की, या धर्म सिंह सैनी की, या फिर उनके साथ ही पार्टी छोड़ने वाले बाकी विधायक हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये सभी विधायकों और मंत्रियों को दलित, वंचित, किसानों और बेरोजगारों की चिंता सताने लगी है। ये सारी बातें इनकी चिट्ठियों में भी लिखी है और इनकी बातों में भी साफ है। मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया। 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। अब सवाल ये कि चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं को ये सारी बातें कैसे याद आने लगी और इन सब की इस्तीफे वाली चिट्ठी एक जैसे कैसे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी में लिखा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। कुछ ऐसे ही शब्द दारा सिंह चौहान की उस चिट्ठी में है जो उन्होंने इस्तीफा देते वक्त लिखा। इस चिट्ठी में भी पिछड़े, वंचित, दलित, किसान, बेरोजगार, नौजवान की बात है। धर्म सिंह सैनी ने भी अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में यही सब लिखा है। 48 घंटे में बीजेपी के 8 ऐसे विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है जिनके समाजवादी पार्टी में जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सबकी बातें और सबके शब्द हूबहू एक जैसे ही हैं, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि पिछले 4.5 साल में इन्हें दलितों की याद क्यों नहीं आई। खास मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का सियासी फंडा है। पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये चुप क्यों रहे? सभी विधायकों के इस्तीफे वाली चिट्ठी एक जैसे क्यों है? सियासत में नेता सहूलियत के हिसाब से अपना पाला बदलते हैं। यूपी में भी सत्ता का स्वाद लेने के बाद बीजेपी से नाता तोड़ने वाले विधायक और मंत्री यही कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने उन्हीं शब्दों का जिक्र किया है जिसका जिक्र पिछले कई दशक से चुनाव के दिनों में हर पार्टी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। उत्तर प्रदेश का जो सियासी खेला है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। शायद इससे पहले आपने इतना इंटरेस्टिंग ये चुनाव नहीं देखा होगा। दल बदलू अपने कथित विचारधारा को पीछे छोड़कर टिकट के पीछे भाग रहे हैं और विरोधी यानी कि हर दल अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। ऐसा ही दांव कल भारतीय जनता पार्टी ने चला। ये तय हुआ कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से नहीं, अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। अभी ऑफिशियल जानकारी इस बात की आनी बाकी है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये बिल्कुल तय हो चुका है कि अयोध्या से भी योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरेंगे। इसके मायने क्या हैं? बीजेपी को क्या फायदा है? रिपोर्ट आप देखिए। तो जिस राम मंदिर आंदोलन में गोरक्ष पीठ के 2 महंत यानी महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने सक्रिय योगदान दिया, उस आंदोलन की परिणति जब भव्य मंदिर के रूप में हो रही है तो गोरक्ष पीठ के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सीधे तौर पर अयोध्या का दामन थामने के संकेत से साफ है कि राम नगरी के जरिए उनका एजेंडा एक तीर से कई निशाने साधने का है। क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? ये सच है कि राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ की निर्णायक भूमिका कभी नहीं रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के आश्रय अपनी सियासत को सीएम बनने से पहले और बाद में धार हमेशा दी। याद कीजिए, जब अयोध्या में परिक्रमा पर रोक लगी तो योगी वहां जाने के लिए गिरफ्तार तक हो गए। अयोध्या में जब अखंड कीर्तन में जाने के लिए उन्होंने कवायद की तो पुलिस ने उन्हें रोका और योगी ये बताने जताने में कामयाब रहे कि गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में वो राम मंदिर को लेकर उतने ही भावुक हैं जितने उनके पूर्वज थे। सीएम बनने के बाद भी योगी ने जिस तरह 40 से ज्यादा बार अयोध्या के दौरे किए और बार बार राम जन्मभूमि के दर्शन से लेकर राम की पैड़ी का विकास समेत करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं की शुरुआत, फैजाबाद का नाम बदलना और भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की, उससे उनका अयोध्या प्रेम
छलक गया। लेकिन अब सवाल योगी के अयोध्या से चुनावी कनेक्शन और उसके मायने का है। पहला और बड़ा संकेत यही है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व और मंदिर का मुद्दा एजेंडे में सबसे ऊपर है। लिहाजा भविष्य में मथुरा से काशी तक हिंदुओं की धार्मिक आस्था का सवाल उसके लिए अहम है। हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षी दल बीजेपी के सामने नहीं टिकते और अयोध्या के साधु संत जमकर योगी को सपोर्ट करेंगे। इस कदम से भाजपा के 80 बनाम 20 के नारे पर गंभीर मुहर लगती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर अवध क्षेत्र की तमाम सीटों पर भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, संत कबीर नगर, कुशीनगर समेत तमाम अन्य जिले शामिल हैं। योगी चुनाव लड़कर जताना चाहते हैं कि वो फ्रंट से टीम लीड कर रहे हैं और उनके इस कदम ने अखिलेश यादव को भी चुनाव लड़ने की बात कहने पर मजबूर किया है। जाहिर है अयोध्या योगी के लिए सुरक्षित सीटों में से एक है। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर मीडिया का ध्यान उस सीट पर होगा और बीजेपी को परेशान करने वाले कई मुद्दे हाशिए पर छिटक सकते हैं। यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के पार्टी से दूर होने के बीच भी अयोध्या कार्ड एक मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल ये है कि क्या योगी सिर्फ अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे और क्या अयोध्या के साए में विपक्ष के चुनावी तीर नाकाम साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात हम पंजाब की करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम कैंडिडेट के चयन के लिए वही तरीका पंजाब में भी अपनाया जो उन्होंने दिल्ली में अपनाया था। उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया है। लोगों से फोन पर राय ली जा रही है कि आप बताइए सीएम पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पंजाब की सियासत में ताल ठोक रहे आम आदमी पार्टी ने साल 2013 के दिल्ली वाले एक फार्मूले को पंजाब में लागू कर दिया है, जहां लोग एक खास नंबर पर फोन, एसएमएस, वॉइस रिकॉर्ड करके बताएंगे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में किसे सीएम का चेहरा बनाए। मतलब पहले लोग फोन करेंगे, सीएम कैंडिडेट को लेकर विचार रखेंगे, फिर पार्टी उस पर विचार करेगी। उसके बाद अगले हफ्ते तक आम आदमी पार्टी बताएगी कि पंजाब में उनकी पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा कौन होने वाला है। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। मतलब केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को 96 घंटे का वक्त दिया है कि वो तय कर लें कि किसे पंजाब का सीएम चेहरा बनाया जाए। इससे पहले जितने दफे केजरीवाल से सीएम पद के चेहरे को लेकर सवाल हुए, किसी बार उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। हर बार उन्होंने यही कहा कि ये सब आगे तय होगा। केजरीवाल जब यह ऐलान कर रहे थे, उनसे 2 फीट की दूरी पर भगवंत मान बैठे थे। वही भगवंत मान जिनके नाम का जिक्र पहले कई बार हुआ, लेकिन अब केजरीवाल ने ही साफ कर दिया है कि सीएम पद का चेहरा भगवंत मान नहीं होंगे। अब इसका फैसला जनता को करना है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि
जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए था। अब केजरीवाल ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। और सवाल ये, क्या आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में फिलहाल सीएम पद का चेहरा नहीं है? क्या व्हाट्सएप, फोन कॉल और एसएमएस वोट का आधार क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में 2-2 चुनाव होंगे? पंजाब के बाहर से आए वोट को भी गिना जाएगा? 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक लोग लगातार वोट करते रहेंगे। उसके बाद पार्टी लोगों के सामने बताएगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब खबर अलवर से है। अलवर में मानसिक रूप से कमजोर 15 साल की एक लड़की भयानक दरिंदगी का शिकार हुई है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रही है। पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। हाथरस और उन्नाव के मामले में झंडा बुलंद करने वाली हाथरस और उन्नाव के मामले के विरोध में झंडा बुलंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अलवर के मामले पर चुप है और नारा प्रियंका गांधी यूपी में दे रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही हैं। रिपोर्ट आप देखें। राजस्थान की बेटी अस्पताल में मौत से लड़ रही है। प्रियंका जी राजस्थान में बर्थडे मनाएं, लेकिन खामोश क्यों? अलवर में ऐसी दरिंदगी सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। प्रियंका जी यूपी में लड़की लड़ेगी, राजस्थान में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या चुनाव जीतने का जुमला है? राजस्थान के अलवर जिले में 15 साल की लड़की के साथ कथित रेप के बाद राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक हंगामा मचा हुआ है। पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार रात 9 बजे अलवर के तिजारा फाटक के पास सड़क पर वो घायल अवस्था में मिली थी। उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 डॉक्टरों की टीम ने उसका ऑपरेशन किया। अस्पताल के आईसीयू में वो जिंदगी के लिए लड़ रही है। उस वक्त कंडीशन शॉक में थी। नीचे उसके ग्लूटियल रीजन में काफ़ी बड़ा वुंड है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। उसको आते ही पैक किया गया और अभी उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया, आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाए गए, तो उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई है और ऑपरेशन के लायक हो गई। पीड़ित लड़की के इलाज में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के साथ विभत्स दरिंदगी की गई है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हो या महिला आयोग, हर किसी को इस दरिंदगी की जानकारी मिल चुकी है। घटनाएं अगर हम बात करने लगे तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, बहुत से राज्य हैं, हिमाचल है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन हम लोग कभी भी इन मुद्दों को आगे नहीं, प्रथम दृष्टया नहीं रखते, क्योंकि ये संवेदनशील बात है। इनका मखौल उड़ाना, इनका राजनीतिकरण करना, इनका ये कहना कि ये पार्टी की सरकार है तो ये नहीं कर रही, वो पार्टी की सरकार, ये मुझे लगता है इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है तो मैं उनसे बात करने के बाद ही बता पाऊंगी। आप जानते हैं अभी बच्ची यूटी में तो एक बार आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर से बात करके ही मैं इसमें कोई टिप्पणी कर पाऊंगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन से जोड़ दिया है। बीजेपी का आरोप है कि खुद प्रियंका गांधी इस समय राजस्थान के रणथंभौर में हैं, लेकिन अलवर में एक बेटी के साथ हुए दुराचार पर वो खामोश हैं। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा इस मामले को लेकर कुछ लड़कियों के साथ प्रियंका गांधी का घेराव करने रणथंभौर के लिए रवाना हुए। प्रियंका गांधी के होटल तक पहुंचने से पहले ही किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने रोक दिया। कि जब प्रियंका जी ये कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो एक बहुत बड़ा अपराध अलवर में हुआ है। आप अगर लड़ सकती हैं तो हमारी बात सुने और कार्रवाई कराएं। ये निकम्मी सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ, जिसमें बेशुमार हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अलवर में हुई बेटी से इस दरिंदगी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की खामोशी को असंवेदनशील करार दिया है। कांग्रेस पार्टी is the most insensitive party in the country. Through the media we came to know that Priyanka Vadra Gandhi ji was busy celebrating her birthday. This is when
certain families are so deeply disturbed by what has happened to their daughters in Rajasthan. They are looking for justice. Mothers have tears in their eyes. बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। कहा है इस घटना ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के पाखंड को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी नेता का एक बड़ा दल सवाई माधोपुर प्रियंका गांधी का घेराव करने पहुंचा, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डॉक्टर्स का कहना है कि पीड़ित लड़की खतरे से बाहर है। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को करीब 48 घंटे बीतने को हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कोई अर्ली मैं आपको ये कह दूं कि साहब हमारे को कोई बहुत ठोस सुराग मिले हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो। सर पूरी तरह ब्लाइंड मामला लगता है, लेकिन हाँ ब्लाइंड इसलिए भी है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बच्ची जो है ना बोल नहीं पाती, बच्ची को कोई कम्युनिकेट कर नहीं पाती है, तो वो बच्ची बताए कैसे, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी का कांग्रेस महासचिव पर तीखा हमला इसलिए है क्योंकि प्रियंका गांधी ने हाल ही में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40% उम्मीदवारी महिलाओं को दी। उन्नाव में एक पीड़ित बेटी की मां को भी चुनावी टिकट दिया गया। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। उन्नाव में जिसकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। बीजेपी सवाल उठा रही है, अलवर में एक लड़की से कथित रेप के मामले में राहुल गांधी ने क्यों चुप्पी साध रखी है? राजस्थान में मौजूद होने के बावजूद प्रियंका गांधी अलवर की बेटी पर हुई दंगगी पर खामोश क्यों हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी दीपिका यादव।